हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडिटोरियल अड्डा। आज के इस एपिसोड में हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास के कुछ क्वेश्चंस को समझेंगे। इस एपिसोड में हम लोग रामशरण शर्मा की प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसका चैप्टर 2 से हम लोग सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे। इससे पहले चैप्टर 1 के सभी एमसीक्यू वाले वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में जाकर इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है C14 का आधा जीवन कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, यानी 5568 वर्षों का आधा जीवन उसका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजतरंगिणी पुस्तक जिसकी रचना कल्हण ने 12वीं शताब्दी में की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है यह कविता के रूप में है, दूसरा कथन है यह मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई है, और तीसरा कथन है इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है जो महाभारत काल से आरंभ होता है। तो कौन सा इसमें सही होगा, जरूर कमेंट करेंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। एक से अधिक क्यों होगा? क्योंकि ये तीनों के तीनों सही बातें कही गई हैं। यह कविता के रूप में वर्णित है, यह मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई है, और इसमें मूल रूप से कश्मीर के राजाओं के बारे में जानकारी दी गई है जो कश्मीर के इतिहास को वर्णित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए? ऑप्शन ए है यहाँ पर कुषाणों ने, गुप्त शासकों ने, मौर्य ने, सातवाहनों ने, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो सही जवाब हो जाएगा इसमें से गुप्त शासकों ने, यानी कि बी सही जवाब हो जाएगा। गुप्त शासकों का जो शासनकाल था वो स्वर्ण युग माना जाता है भारत में, और इन्होंने ही सब सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अभिलेखों में संस्कृत भाषा का उल्लेख कब से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है 6ठी शताब्दी में, ऑप्शन बी 5वीं सदी में, ऑप्शन सी 4थी सदी में, ऑप्शन डी 2री सदी में, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो सही जवाब हो जाएगा 2री सदी में। तो 2री सदी से ही संस्कृत भाषा का उल्लेख भारतीय अभिलेखों में मिलता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख किस ग्रंथ में संकलित हैं? ऑप्शन ए इंडिका, ऑप्शन बी इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम, ऑप्शन सी इंडिया नामा, ऑप्शन डी जम्बूद्वीप गाथा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम। ओके, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ऑप्शन ए है प्राकृत लिपि, ऑप्शन बी खरोष्ठी लिपि, ऑप्शन सी भावचित्रात्मक लिपि, ऑप्शन डी ए और सी दोनों, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा भावचित्रात्मक लिपि, यानी कि वो कोई चित्र बना करके किसी चीज़ की सूचना दिया करते थे, किसी चीज़ को इंगित करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ने की कोशिश किसने की? ऑप्शन ए है यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी जोसेफ अलेक्जेंडर, ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो सही जवाब जो होगा यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने ही सर्वप्रथम उसके जो 2 अभिलेख थे उसको अपने दरबार में लाया और उसको पढ़ने की कोशिश की। तो यहाँ पर बात की जा रही है कोशिश करने की, सफलता वो नहीं पाया था। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 अभिलेख शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए थे, यानी कहाँ से प्राप्त किए थे? ऑप्शन ए है यहाँ पर टोपरा, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी बनारस, ऑप्शन डी मेरठ, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि 2 जगह से प्राप्त किए थे, टोपरा और मेरठ। टोपरा हरियाणा में और मेरठ यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसने पाई?
तो अशोक के शिलालेख को पढ़ने में जो सर्वप्रथम सफलता पाई थी वो पाई थी जेम्स प्रिंसेप ने। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद का काल क्या है? ऑप्शन ए है 1500 से 750 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी है 1800 से 1200 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन डी 1800 से 620 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के काल को ऋग्वैदिक काल के रूप में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। सभी वैदिक ग्रंथों में छेपक मिलता है, यह क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए है आदि, ऑप्शन बी अंत, ऑप्शन सी भाव, ऑप्शन डी मध्यांतर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। यानी कि जो छेपक होते हैं वैदिक ग्रंथ में वो आदि एवं अंत को दर्शाते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन। महाभारत का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन ए है विजय गाथा, ऑप्शन बी जय संहिता, ऑप्शन सी महागाथा, ऑप्शन डी सत साहस्त्री संहिता, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ई, क्योंकि सत साहस्त्री संहिता और जय संहिता ये दोनों महाभारत के पुराने नाम ही हैं। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महापाषाण से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है यहाँ पर, यह दक्षिण भारत में विशेष रूप से प्रचलित था। ऑप्शन दूसरा कथन देखेंगे हम लोग, इसमें कहते हैं कि मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार व मिट्टी के बर्तन आदि चीज़ें कब्र में गाड़ते थे। और तीसरा जो यहाँ पर कथन है इसमें कहा गया है कि ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर को चारों तरफ से जो शव होते थे उसको घेर दिया जाता था बड़े बड़े पत्थरों से। तो कौन सा कथन इसमें से सही होगा वो आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, केवल एक और दो दोनों, केवल 2 और 3 सभी। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी सभी। जो उपर्युक्त तीनों बातें जो हैं ये महापाषाण यानी मैगोलिथ के बारे में ये प्रचलित था। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? ऑप्शन ए है अर्धमागधी, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी संस्कृत, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी पाली। यानी कि बौद्ध ग्रंथ जो प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं के अनुसार जन्म लेने से पहले बुद्ध कितनी बार जन्म ले चुके थे? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 550 से अधिक बार वो जन्म ले चुके थे। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुराणों में बताए गए 4 युगों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए है कृत, त्रेता, द्वापर, कली। दूसरा है ऑप्शन कृत, द्वापर, त्रेता, कली। ऑप्शन सी है द्वापर, त्रेता, कली, कृत। ऑप्शन डी कृत, त्रेता, कली और द्वापर। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सबसे पहले आता है कृत, उसके बाद त्रेता, फिर द्वापर और फिर कली यानी कि कलयुग। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैन ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई थी? तो जैन ग्रंथों की जो रचना हुई थी वो हुई थी प्राकृत भाषा में। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से कहाँ संकलित किया गया था? तो जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से वल्लभी यानी गुजरात में संकलित किया गया था। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम किस काल की रचना है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो गुप्त काल की रचना है। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूनानी लेखकों ने 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर हमला करने वाले सिकंदर महान के समकालीन भारत में किसका उल्लेख किया है? ऑप्शन ए है यहाँ पर सांद्रोकोत्स, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी चाणक्य, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो क्या होगा सही जवाब? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि
सांद्रकोत्स और चंद्रगुप्त दोनों एक ही हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम सांद्रकोत्स बताया गया है, तो इसलिए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर आए मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो ये इसने पुस्तक लिखी थी इंडिका। तो इंडिका पुस्तक में इसने पाटलिपुत्र के बारे में ज़्यादा वर्णन किया है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किस इतिहासकार को दिया जाता है? ऑप्शन ए है यहाँ पर क्रिस्टोफ सेलियस, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी क्रिस्टोफर रिगोरस, ऑप्शन डी मार्टिन क्रुक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिस्टोफ सेलियरस। ओके, चलिए नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरी का पुस्तक कब लिखी गई थी? ऑप्शन ए है पहली सदी, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी चौथी सदी। इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा सही जवाब? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पहली सदी में। तो पहली सदी जो कुषाण वंश का शासनकाल हमारे भारत में था, तो कुषाण वंश के साथ जो रोमन सभ्यता थी वहाँ का काफ़ी व्यापार चलता था। तो इसके बारे में ये नेचुरल हिस्टोरी का पुस्तक ये लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हमें भारत और इटली के बीच होने वाले प्राचीन व्यापार की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? ऑप्शन ए है यहाँ पर नेचुरल हिस्टोरी का, ऑप्शन बी पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, ऑप्शन सी इंडिका, ऑप्शन डी ए और सी दोनों, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए नेचुरल हिस्टोरी का। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, पकाई गई मिट्टी के बने सिक्के के सर्वाधिक संख्या किस काल में मिली है? ऑप्शन ए है मौर्य काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी कुषाण काल, ऑप्शन डी आंध्र सातवाहन काल। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कुषाण काल। तो कुषाण काल में सर्वाधिक पकाई गई मिट्टी के सिक्के जो होते थे उसको टेराकोटा भी कहा जाता था, तो उसका उल्लेख उसमें मिलता है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है यहाँ पर विक्रम संवत जो 57 ईस्वी पूर्व को माना जाता है, ऑप्शन बी शक संवत जो 78 ईस्वी पूर्व को दर्शाया गया है, ऑप्शन सी हिजरी संवत 622 ईस्वी पूर्व को, और गुप्त संवत 326 ईस्वी पूर्व। तो कौन इसमें से सही सुमेलित नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गुप्त संवत जो 320-19 के आसपास दर्शाता है, जबकि बाद बाकी बिल्कुल सही सुमेलित हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अशोक के शिलालेखों में उसके राज्यकाल के कितने वर्ष की घटनाएं वर्णित हैं? चलिए ऑप्शन ए है यहाँ पर 10वें वर्ष से 28वें वर्ष तक, ऑप्शन बी है 8वें वर्ष से 27वें वर्ष तक, ऑप्शन बी है 4थे वर्ष से 25वें वर्ष तक, ऑप्शन डी है 9वें वर्ष से 30 वर्ष तक। तो क्या होगा सही जवाब इसमें? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 8वें वर्ष से 27वें वर्ष तक की जो घटनाएं हैं वो सारी वर्णित हैं इसमें। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, अभी तक प्राप्त अशोक के शिलालेखों से अशोक के राज्यकाल के कितने वर्षों की घटनाओं का पता चलता है? ऑप्शन ए है 4 वर्ष, ऑप्शन बी 8 वर्ष, ऑप्शन सी 9 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 9 वर्ष तक की घटनाओं का अभी तक विवरण हम लोगों को उपलब्ध है, इससे आगे की विवरण हमें उपलब्ध नहीं है। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्राचीन पंचमार्क सिक्के को साहित्य में क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए है आहत सिक्के, ऑप्शन बी दिनार, ऑप्शन सी करसापन, ऑप्शन डी रुपया, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो यहाँ तो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी करसापन। तो गुप्त काल में या उसके बाद के काल में जो साहित्य वर्णित है उसमें करसापन दर्शाया गया है, को दर्शाते हैं। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? पहला है यहाँ पर जूनागढ़ अभिलेख जो रुद्रतामन को दर्शाता है, ऑप्शन बी है मंदसौर प्रशस्ति जो यशोधवर्मन को दर्शाता है, ऑप्शन सी है एहोल अभिलेख जो कुशेश्वर दूत को दर्शाया गया है, ऑप्शन डी है यहाँ पर हाथी गुफा अभिलेख जो खारवेल को दर्शाया गया है, ऑप्शन ई है
जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, 1 से अधिक, यानी ऊपर के चारों जो सही सम्मिलित हैं वो दर्शाए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि ये जो भी कंटेंट आपको दिखाए गए हैं, दिए गए हैं वीडियो में, काफ़ी आपके लिए लाभप्रद होंगे। तो अगर आपको लगता है कि चैनल आपके लिए अच्छा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे इस तरह के और भी वीडियोज़ आते रहेंगे। और ये चैप्टर 2 था। चैप्टर 3 इसका हम लोग बहुत ही जल्द करेंगे। और बीपीएससी निकालना है, बस बीपीएससी निकालना है, इतना गांठ बांध लीजिए और पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए, ज़रूर निकलेगा।